अच्छा, कल की जो हमारी क्लास थी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के ऊपर, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। और हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन कौन से सवाल एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर में आए हुए हैं। और करंट अफेयर की भी बात की थी कि कौन कौन से सवाल यहाँ से बन सकते हैं इस दफ़ा के पेपर्स में। क्योंकि पेपर्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग दो पेपर होंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। यहाँ पे पहला सवाल हमारे पास है फ्रेडरिक हैगल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जर्मनी में काफी सारी पर्सनैलिटीज हैं। जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत दफा आते हैं पेपर के अंदर। जर्मनी का आपको कैपिटल आना चाहिए। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। यहाँ पे एक बर्लिन वॉल भी थी जो कि 1961 से 1989 तक रही है। इस दीवार को खत्म किया गया था। अच्छा, बर्लिन किस दरिया के किनारे पर है? ये सपरी रिवर के किनारे पर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी करेंसी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। इसकी करेंसी यूरो है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। अच्छा, मेन चीज जर्मनी से रिलेटेड, जर्मनी में काफी सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जर्मनी में ना चांसलर होते हैं। अब जर्मनी के चांसलर की अगर भी बात की जाए तो पहला जो चांसलर था जर्मनी में, जो पहला चांसलर था वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक हो गया। जर्मनी का फेमस चांसलर जो 1933 से 1945 तक वहाँ का चांसलर रहा है और 1945 में उसकी डेथ हो गई है, उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वहाँ का चांसलर रहा है। एडोल्फ हिटलर की फेमस एक किताब है जिसके बारे में अक्सर पेपर में सवाल आते हैं, मीन कम्फ। मीन कम्फ इसकी एक किताब है। अक्सर इसके बारे में पेपर में सवाल आते हैं कि मीन कम्फ किसकी किताब है। तो अभी हमने दो चांसलर के बारे में बात की है, एक ओटो वन बिस्मार्क और एक एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की आपने पार्टी भी याद रखना है, नाजी पार्टी। अच्छा, 1945 में इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ की, जो यंग जो जिसने 16 साल यहाँ पे हुक्मरानी की है, 4 दफा वो यहाँ की चांसलर रही है, उसका नाम है एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल जो है वो यहाँ की 4 दफा, मतलब 4 दफा यहाँ की चांसलर रह चुकी है। तो अगर पेपर में सवाल आए कि जर्मनी की सबसे लंबा जो जर्मनी में चांसलर का टेन्योर है वो किसका है, तो एंजेला मर्कल का है। इस वक्त करंट चांसलर कौन है? तो जो इस वक्त करंट चांसलर है वो यहाँ के लॉयर हैं। उनका नाम है ओलफ स्कॉल्स। ओलफ स्कॉल्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ के करंट चांसलर हैं। तो ये चार चांसलर जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में अक्सर पीपीएससी में सवाल आते हैं। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, और यहाँ का जो अ, अच्छा, यहाँ की पार्लियामेंट भी अक्सर अक्सर पेपर में आ जाती है। यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बुंदस टैग या बुंदस रैट, बुंदस टैग जो है यहाँ की पार्लियामेंट है। और यहाँ की एयरलाइन भी कभी कभार पेपर में आ जाती है, लुफ्थांसा एयरलाइन। लुफ्थांसा एयरलाइन यहाँ की एयरलाइन है। जर्मनी की ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पेपर में आती हैं। जी जी, क्या हुआ? करेंसी, मैंने बताया जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बुंदस्टैग है। और अगर एयरलाइन की बात करें तो जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा है। यहाँ का पहला जो चेयरमैन चांसलर है, क्योंकि आपको पता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो जर्मनी है यहाँ पे आपको चेयरमैन चांसलर मिलेगा। इसका पहला चांसलर ओटो von बिस्मार्क है। 1933 से 1945 तक अडोल्फ हिटलर रहे हैं यहाँ के चांसलर चांसलर 45 में इसकी डेथ हुई है। इसकी एक किताब का नाम है मीन काउंट। और 16 साल जिसने यहाँ पे हुक्मरानी की है उसको एंजेला मर्कल कहते हैं। अच्छा, करेंसी लिख दिया, ठीक हो गया। करंट, ये तो इस वक्त जो लॉयर हैं यहाँ के वो ओलफ स्कोल्स हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ की चीजें जर्मनी से रिलेटेड जो अक्सर पेपर में सवाल आते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक जंगल है ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से।
ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से यहाँ पे एक जंगल भी है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अक्सर पेपर में ये आ जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी से। जो जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनकी बात कर लेते हैं। जर्मनी को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक हैगल वाज अ डैश फिलोसफर। ये जो फ्रेडरिक हैगल है, ये जर्मन जर्मन फिलोसफर है। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो हैगल, हैगल क्या है? हैगल जर्मनी का फिलोसफर है, पहली बात। उसके बाद अगला, इमैन इमैनुअल कैंट कौन है? ये भी जर्मन फिलोसफर है। मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैक्स वेबर कौन है? मैक्स वेबर भी यहाँ यहाँ मैक्स वेबर के बारे में अक्सर पीपीएससी में सवाल आता है। मैक्स वेबर जो है वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। फ्रेडरिक हैगल कौन है? ये यहाँ के फिलोसफर हैं। इमैनुअल कैंट कौन है? ये यहाँ के फिलोसफर हैं। मैक्स वेबर कौन है? ये यहाँ के जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। अच्छा, जर्मनी में आपको पता है कि एक फेमस पर्सनैलिटी एक और भी हैं, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन कब पैदा हुए? 1879 में ये पैदा हुए, और इनकी डेथ हुई 1955 में। अच्छा, 1921 में इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज मिला। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। इन्होंने थ्योरी पेश की थी, रिलेटिविटी। इनको 20th सेंचुरी का आइंस्टाइन कहा, इनको 20th सेंचुरी का साइंटिस्ट कहा जाता है। तो मैन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है इनको, आइंस्टाइन को। तो आइंस्टाइन से रिलेटेड ये सवाल अक्सर आपको पेपर में मिलेंगे। ये जितनी फेमस पर्सनालिटीज हैं जर्मनी से रिलेटेड, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये सवाल आपको अक्सर पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रेडरिक हैगल कौन है? ये जर्मन जर्मन फिलोसफर है। इमैनुअल कैंट कौन है? ये भी जर्मन फिलोसफर हैं। नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्मन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये किसने किया था? ये जोहानिस केपलर। ये भी अक्सर आपको पेपर में मिलेगा कि जो किस बंदे ने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्कवर किया था, वो जर्मन मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, उसका नाम है जोहानिस केपलर। तो ये 3 फेमस पर्सनैलिटीज आपके सामने हैं। एक हैगल है, ये फिलोसफर है। इमैनुअल कैंट है, ये जर्मन फिलोसफर है। और जो जोहानिस केपलर है, ये मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है। इसने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्कवर किया था। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया, मैक्स वेबर जो है वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। और यहाँ का जो साइंटिस्ट है, जो मैन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, वो आइंस्टाइन है। 1879 में पैदा हुआ, 1955 में उसकी डेथ हुई, और 1921 में उसको नोबेल फिजिक्स प्राइज के अवार्ड से नवाजा गया। और 1921 में इसको नवाजा गया नोबेल फिजिक्स प्राइज से। ये जो जितनी भी चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और ये अक्सर पेपर में आती हैं, और इसने थ्योरी भी पेश की थी। नंबर 4 क्वेश्चन है, इकेबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ। अब ये इकेबाना क्या है? ये फ्लावर अरेंजमेंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इकेबाना फ्लावर अरेंजमेंट, तो ये जापानीज की एक तर्ज है, एक अरेंजमेंट है, एक तरीका है फ्लावर्स को अरेंज करने का। इसको इकेबाना फ्लावर अरेंजमेंट कहा जाता है। ये जापानीज स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है उसको देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हमारा नंबर 5, शिकागो। शिकागो यूएसए का सिटी, सिटी है।
और शिकागो जो है इसका निक नेम अक्सर पेपर में आता है, इसको विंडी सिटी कहते हैं, विंडी सिटी। अच्छा, शिकागो के दो नाम और भी हैं, इसको सेकंड सिटी और सिटी ऑफ बिग सोल्जर्स भी कहा जाता है। ये तीन नाम है शिकागो के, लेकिन अक्सर जो पेपर में आता है वो सिर्फ विंडी सिटी ही आता है। अब अगर न्यूयॉर्क के नामों को देख लें तो न्यूयॉर्क के भी तीन नाम हैं। नंबर वन पे अगर बात करें, बिग एप्पल कहा जाता है न्यूयॉर्क को। उसके बाद न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है, और उसके बाद न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी भी कहा जाता है। ये तीन नाम है न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहते हैं, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, एम्पायर सिटी कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन नाम मेंशन किए, शिकागो के विंडी सिटी, सेकंड सिटी सिटी ऑफ बिग सोल्जर्स। तो ये तीन नाम है शिकागो के। नंबर 7 क्वेश्चन है, बोको हराम इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजीरिया। बोको हराम इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजीरिया, ये नाइजीरिया का एक टेररिस्ट ग्रुप है। उसके बाद अगला सवाल है, अल शबाब इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ। अल शबाब किसका टेररिस्ट ग्रुप है? तो ये सोमालिया का टेररिस्ट ग्रुप है। बोको हराम इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजीरिया और अल शबाब इज अ टेररिस्ट ग्रुप ऑफ सोमालिया। ये सोमालिया का टेररिस्ट ग्रुप है, ये अक्सर पेपर में सवाल आते हैं। उसके बाद नौवां सवाल है, लास्ट यूएसएसआर रूलर मिकाइल गोर्बाचेव डाइड इन। इनकी इसकी वफात कब हुई? इसकी वफात हुई है 30 अगस्त 2022। ये जो मिकाइल गोर्बाचेव था, यूएसएसआर जो 1900 जो यूएसएसआर है जो 1922 के अंदर बनी थी और 26 दिसंबर 1991 के अंदर खत्म हुई, डिसॉल्व हुई। इसके रूलर होते थे व्लादिमीर लेनिन, इसका पहला रूलर था। और आखिरी रूलर है इसका मिकाइल गोर्बाचेव। हम अगर हम यहाँ पे देखें, इसका पहला रूलर व्लादिमीर लेनिन। अभी जो व्लादिमीर लेनिन है ये सबसे पहला रूलर था इसका, यूएसएसआर का। इसकी डेथ आपको पता होनी चाहिए, इसकी डेथ हुई 1924 में। 1922 में यूएसएसआर बनी, 1924 में इसकी डेथ हो गई। अच्छा, 1917 में इसने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी। पहले इसने 1917 में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी जिसको रशियन रेवोल्यूशन, या इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर सवाल आता है आपके सामने, रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई? 1917 में स्टार्ट हुई थी और व्लादिमीर लेनिन इसके फाउंडर थे। व्लादिमीर लेनिन 1924, ये पहले यूएसएसआर जब 1922 के अंदर बनी तो ये पहले इसके इसके पहले रूलर थे, और इनकी डेथ हुई है 1924 के अंदर। उसके बाद रशिया के अंदर ही एक रशिया के अंदर ही एक इनका एक प्राइज स्टार्ट हुआ 1925 में, जिसको लेनिन प्राइज के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान के दो बंदों को लेनिन प्राइज मिला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूएसएसआर का आगाज कैसे हुआ। 1917 में सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। रशियन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ये 1917 में स्टार्ट हुई। अगर हम यहाँ पे अच्छा, बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई 1922 में। क्या हुआ 1922 में? यूएसएसआर बन गया। अब यूएसएसआर बना 1924 में। क्या हुआ? इनके जो पहले लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, इनकी डेथ हो गई। और अगले साल 1925 में इन्हीं इन्हीं के नाम से लेनिन प्राइज स्टार्ट हुआ। लेनिन में 5 लेटर्स आते हैं। 1925 में लेनिन प्राइज स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान के दो बंदों को यह प्राइज दिया गया, एक फैज अहमद फैज को 1962 के अंदर दिया गया, एक अब्दुल सत्तार इहदी को यह प्राइज दिया गया 1988 के अंदर। और 26 दिसंबर 1991 में डिसॉल्व हो गई। ये जो यूएसएसआर थी, इसके 15 मेंबर्स थे, 15 स्टेट्स थी, ये सब डिसॉल्व हो गई। अब इसका जो आखिरी रूलर है उसके बारे में सवाल आते हैं। इसका आखिरी रूलर है मिकाइल गोर्बाचेव, मिकाइल गोर्बाचेव। लेकिन मिकाइल गोर्बाचेव पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि यूएसएसआर ने क्या किया था। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था। अफगानिस्तान पे अटैक कब किया था? इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया था 16 दिसंबर 1979 को। इसकी डेट एक दफा कंफर्म फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं हम। यूएसएसआर इन्वेडेड, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान।
हाँ 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 1979। अच्छा, अगर इसको, हाँ मैंने आपको बताया यूएसएसआर 1917 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इसका दूसरा नाम है। और इसके फाउंडर व्लादिमीर लेनिन थे। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की थी, 15 कंट्रीज का एक एम्पायर खड़ा हुआ। 1922 में यूएसएसआर बनी। 2 साल बाद 1924 में व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई। अगले साल 1925 में लेनिन प्राइज स्टार्ट हुआ। ये फैज अहमद फैज को दिया गया 1922 62 में। ये अब्दुल सत्तार ईदी को 1988 के अंदर दिया गया। और 26 दिसंबर 1991 को ये यूएसएसआर डिसॉल्व हो गई। और 24 दिसंबर 1979 को 24 दिसंबर 1979 को अब ये यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। ये अटैक 10 साल तक रहा। ये यूएसएसआर के जो ये जो हमले थे ये 10 साल तक रहे। पाकिस्तान ने इस दौरान मुहाजिरीन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी। और अफगानिस्तान के जितने भी लोग थे उनको अपने अंदर आने दिया, अपने कंट्री में आने दिया। और उसके बाद पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एक मुआहिदा था जो बहुत ही याद रहा, जो बहुत जिसको जेनीवा एक्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये 14 अप्रैल 1988 के अंदर हुआ था, जेनीवा एक्ट्स। जेनीवा एक्ट ये एक मुआहिदा था जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था। दरअसल अयूब खान दरअसल उस वक्त जनरल जियाउल हक जो थे, वो चाहते थे कि अफगानिस्तान इस तरह से ये यूएसएसआर क्या कर रहा था, वो ये चाह रहा था कि मैं इस जंग को छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि इस जंग से उसको कोई मुफाद नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और यूएसए भी सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को, जिसकी वजह से यूएसएसआर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। और जैसे ही ये जेनीवा एकर्ड होता है, अगले साल यूएसएसआर यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद पेपर में सवाल आता है कि जेनीवा एकर्ड्स के दौरान यूएसएसआर का जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि रूलर है, वो कौन था। इस वक्त इनका प्राइम मिनिस्टर जो था वो मिकाइल गोर्बाचेव था, और ये आखिरी रूलर था। इसके बाद 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर खत्म हो चुकी थी। इसकी डेथ पूछ सकते हैं आखिरी रूलर की। इनकी जो डेथ हुई है वो 30 अगस्त 2022 को हुई है। अच्छा, तो ये थे मिकाइल गोर्बाचेव के बारे में। 10वां सवाल है कि ग्लेशियर फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज। ग्लेशियर जो है वो 50 कंट्रीज में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो लैम्बर्ट ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ये पाया जाता है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के अंदर। और दुनिया का सबसे छोटा जो ग्लेशियर है वो जेम ग्लेशियर है। ये पाया जाता है यूएसए के अंदर। एंटार्क्टिका के अंदर जो ग्लेशियर पाया जाता है लैम्बर्ट, इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है नॉन पोलर, उसको सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर है, कराकोरम रेंज के अंदर। पाकिस्तान में जितने भी ग्लेशियर हैं वो कराकोरम रेंज के अंदर पाए जाते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है, और ये एंटार्क्टिका के अंदर जो लैम्बर्ट ग्लेशियर पाया जाता है उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद लिंडन बेनिस जॉनसन, ये जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे। 35th जो थे, ये यूएसए के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। 1961 से 1963 तक रहे हैं जॉन एफ कैनेडी। ये यूएसए के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। इनके बाद जो आया था वो लिंडन बेंसन जॉनसन थे, 36। नुसरत अली खान की डेथ हुई थी, नुसरत फतेह अली खान की डेथ हुई थी 1997 के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है व्हेन जिम्नास्टिक वर एडेड टू ओलंपिक्स। तो ये 1896 के अंदर ऐड किए गए थे, 1896। और 1896 के अंदर जो है वो 10 दिसंबर 1896 को एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी डेथ हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डायनामाइट इन्वेंट की थी, और इसी के नाम से 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे, जो कि 6 कैटेगरी में दिए जाने लगे। पहले ये 5 कैटेगरी में दिए दिए जाते थे। बाद में 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स की कैटेगरी को ऐड किया गया, और 1969 में इकोनॉमिक्स का अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है मार्टिना हिंगिस बिलोंग्स टू। कल ही हमने इसको कवर किया है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती हैं मार्टिना हिंगिस। और उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, फेमस फुटबॉल प्लेयर डीगो मैराडोना, इसकी डेथ कब हुई है। डीगो मैराडोना की डेथ हुई है 25 नवंबर 2020 को। 25 नवंबर 2020 को डीगो मैराडोना की डेथ हुई है।
रेवोल्यूशनरी चे गुवेरा, इसकी डेथ कब हुई है? ये अर्जेंटीना से बिलोंग करता था, बाद में ये क्यूबा चला गया था, इसकी मुलाकात फिडल कैस्ट्रो से हुई थी। ये वहाँ पे इनकलाब लाना चाहते थे, लेकिन इनको यूएसए से काफ़ी तकलीफ थी चे गुवेरा को। ये यूएसए के मुखालिफ था। इसी बेस के ऊपर इसको यूएसए ने कत्ल करवा दिया था बोलीविया के अंदर। और और ये 1965 की बात है, 1965 में इसकी डेथ हुई है। G20 रियो डी जेनेरो जो समिट हुआ है 2024 के अंदर, ये कहाँ पे हुआ है? G20 का समिट, ये G20 ग्रुप ऑफ 20 है। ये 1999 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको G20 के नाम से जाना जाता है। इसमें 19 कंट्रीज हैं और इसमें एक यूरोपीय यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन शामिल है। G20, ये इस दफ़ा इसका समिट जो हो रहा है वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर हो रहा है। और ये कब स्टार्ट होगा? ये 18 नवंबर 2024 को स्टार्ट होगा। इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना है, अक्सर डेट भी पूछ लेते हैं। अच्छा, डेविस स्ट्रेट सेपरेट्स, डेविस स्ट्रेट जो है ये कनाडा और ग्रीनलैंड आइलैंड के दरमियान है, और ये सेपरेट करती है, ये कनेक्ट करती है। यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्ट करती है लेब्राडोर सी को बफिन बे के साथ, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, डेविस स्ट्रेट, ये है डेविस स्ट्रेट। लेकिन हाँ, ये बफिन बे और लेब्राडोर सी के दरमियान है। इसकी हम क्लियर इमेज देखते हैं। अच्छा, ये देखें, ये है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट कनेक्ट करती है बफिन बे को लेब्राडोर सी के साथ, ठीक है। और ये सेपरेट करती है ग्रीनलैंड आइलैंड को पूरे कनाडा के साथ या नॉर्थ अमेरिका के साथ। अगला सवाल है हमारा, फॉर डबल इन टेनिस गेम हाउ मच विड्थ इज एडेड इन सिंगल कोर्ट? तो ये है 2.74 मीटर। अगला सवाल है, विच एशियन कैपिटल सिटी वाज नोन एज बेटाविया अंटिल 1949? तो जकार्ता को कहा जाता था पहले बेटाविया। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है और इंडोनेशिया की करेंसी रुपया है। इंडोनेशिया जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है। और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी है एरिया के लिहाज से? वो कजाकिस्तान है। और दुनिया की सबसे छोटी मुस्लिम कंट्री कौन है, कौन सी है एरिया के लिहाज से? तो उसे मालदीव्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट वर्कशीट टैब, यानी कि जब आप एम एस एक्सेल के अंदर एक शीट से दूसरी शीट में जाना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह सर झुका के जाया जाता है, तो यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन की इस्तेमाल की जाएगी। डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ एम एस वर्ड बिफोर कैलिब्री, बिफोर कैलिब्री, कैलिब्री से पहले जो इसका डिफॉल्ट, इस वक्त जो करंट डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिब्री है। लेकिन कैलिब्री से पहले जो इसका फॉन्ट होता था वो टाइम्स न्यू रोमन था। अगला सवाल है, अहमद खान खरल, ये इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये झमरा से बिलोंग करते हैं, झमरा से। अगला सवाल है, यूएन पीस कीपिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है। यूएन पीस कीपिंग डे 29 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुई है? 1977 के अंदर स्टार्ट हुई निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट, भुट्टो का दौर था। उसके बाद, पार्थिनो कार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक फ्रूट, ये क्या बनाता है फ्रूट को? तो पार्थिनो कार्पी जो है ये फ्रूट को सीडलेस बना देता है। अगला सवाल है, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड, प्लेटलेट्स को, अच्छा, सबसे पहले देखते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कहते हैं रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल जो है ये 120 दिन तक चलते हैं, 120 दिन इनका टेन्योर होता है, और ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और उसके बाद ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है उसको भी अपने अंदर ये रखते हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड क्या है? ये वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है। वाइट ब्लड सेल जो है ये 5 से 21 दिन इनका टेन्योर है, 5 से 21 दिन इनके रहते हैं। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? ये प्लेटलेट्स को कहा जाता है। प्लेटलेट्स जिसको, यानी कि जो कि विटामिन के की कमी, विटामिन के, अच्छा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। रिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स ये दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स का। अगला सवाल है,
मशरबरम माउंटेन, ये जो मशरबरम माउंटेन है और ये हरामुश माउंटेन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में नहीं आती लेकिन ये आ सकती हैं। मशरबरम माउंटेन और हरामुश माउंटेन ये कराकरम रेंज के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो कराकरम रेंज के अंदर और भी काफी सारी माउंटेन्स पाई जाती हैं, जैसे राकापोशी माउंटेन रेंज। अब राकापोशी माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट है। राकापोशी माउंटेन रेंज कहाँ पे पाई जाती है? कराकरम रेंज के अंदर पाई जाती है। मशरबरम और हरामुश ये भी कराकरम रेंज के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल है 17 समर पैरा ओलंपिक्स गेम। पैरा ओलंपिक्स भी गेम कब स्टार्ट हुई? 28 अगस्त 2024 को ये पैरा ओलंपिक्स गेम स्टार्ट हुई और ये इस वक्त 17वीं है। ठीक है। पैरा ओलंपिक्स का मतलब है माजूर अफराद के लिए जो समर जो ओलंपिक्स होते हैं वो पैरा ओलंपिक्स कहा जाता है। अगला सवाल है पेरिस समर ओलंपिक गेम 2024। अब जो पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 2024 के अंदर, वो है 26 जुलाई से स्टार्ट हुए, 26 जुलाई से। अगला सवाल है पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन ये कब बना? ये 1948 के अंदर बना। पाकिस्तान पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन ये कब बना? ये 1948 के अंदर बनाया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब बना? ये 1957 के अंदर बना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अगला सवाल है बैतुल माल कब बना? बैतुल माल 1992 के अंदर बना है। ये जो सवाल है इनके जवाब आपको आने चाहिए, ये डेट से रिलेटेड है। अगला सवाल है सैलून। सैलून जो है ये पुराना नाम था श्रीलंका का, ये 1972 के अंदर चेंज हुआ। श्रीलंका का कैपिटल जो है वो कोलंबो है, लेकिन इसके दो कैपिटल हैं। श्रीलंका के दो कैपिटल हैं, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धने कोटे है। एक का नाम है श्रीलंका का कैपिटल दो है, एक का नाम है श्री जयवर्धने कोटे और दूसरे का नाम है कोलंबो। अच्छा, श्रीलंका की करेंसी क्या है? ये भी रुपी है और इसका पुराना नाम सैलून होता था जो कि 1972 के अंदर चेंज हो गया। और उसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, जेनीवा कॉन्फ्रेंस। जेनीवा कॉन्फ्रेंस 1954 के अंदर हुई है और जेनीवा एक्ट्स के बारे में अभी हमने बात की। ये 14 अप्रैल 1988 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था ये जेनीवा एक्ट्स। उसके बाद मेडल ऑफ ऑनर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ यूएसए। यूएसए का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो मेडल ऑफ ऑनर है। और लीजन ऑफ ऑनर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ, ये फ्रांस का मिलिट्री अवार्ड है। लीजन ऑफ ऑनर इज द मिलिट्री अवार्ड ऑफ फ्रांस। अगला क्वेश्चन है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? वो सिल्वर को कहते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है इजिप्शियन केमिस्ट अहमद हसन जीवाली। इजिप्शियन केमिस्ट अहमद हसन जीवाली गॉट नोबेल केमिस्ट प्राइज इन 1999। अच्छा, ये सवाल मैंने यहाँ पे क्यों दिया है? ये आज तक पेपर में नहीं आया। आपने एक चीज आपने याद रखनी है कि सबसे पहले दुनिया में जिस मुस्लिम को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था वो है अनवर सादात। अनवर सादात जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट मुस्लिम हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। और पाकिस्तान के पहले बंदे, इनको 1978 के अंदर 1978 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। पाकिस्तान के बंदे अब्दुल सलाम, इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज से नवाजा गया 1979। अगर मुस्लिम दुनिया की बात करें तो अनवर सादात पहले मुसलमान हैं जिनको 1978 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे और अब्दुल सलाम को 1979 के अंदर ये पाकिस्तान के थे और इनको नवाजा गया। अब बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट के एक और बंदे हैं बड़े फेमस, जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया, अहमद हसन जीवाली। अब अहमद हसन दिवाली को केमिस्ट के अंदर ये जो नोबेल प्राइज दिया गया 1999। अब याद रखिएगा कि अहमद हसन दिवाली को 1999 में नोबेल केमिस्ट प्राइज दिया गया। ज्यादातर अगर बात की जाए मुस्लिम वर्ल्ड की तो इजिप्ट सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम इसको चेक करें, मोस्ट नोबेल प्राइज इन मुस्लिम वर्ल्ड। अच्छा, ये मिल गया। यहाँ से कुछ नोबेल प्राइज देख लेते हैं हम। अहमद जीवाली आ गए हैं। ठीक है, अहमद जीवाली को 1999 में, देखें मैंने अभी चेक ही किया तो अहमद जीवाली आ गए हैं। इनको 1999 में केमिस्ट का नोबेल प्राइज दिया गया।
उन अनवर सादात इजिप्ट के हैं। इनको 1978 के अंदर, 1978 के अंदर नोबेल फिजिक्स पीस प्राइज दिया गया। और उसके बाद बात करते हैं यासिर अराफात की। यासिर अराफात पैलेस्टाइन के हैं। इनको 1994 के अंदर नोबेल पीस प्राइज की से नवाजा गया। और उसके बाद शीरी अबादी जो है ये ईरान की हैं। ये पहली मुस्लिम खातून है जिनको 2003 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। जो पहले मुसलमान है वो अनवर सादात हैं इजिप्ट के और ये पहली मुस्लिम है। और मोहम्मद यूनस जो कि बांग्लादेश के हैं, इनको 2006 में नवाजा गया। ब्रेक के बाद शुरू करते हैं।
अच्छा क्लास। तो मैं बात कर रहा था कि जिन जिन को नोबेल प्राइज़ मिले हैं, जो जो फेमस मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में पेपर में सवाल आते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमने चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखना है। अहमद ज़ीवाली के बारे में मैंने बताया था कि इजिप्ट के हैं और इनको 1999 में नोबेल केमिस्ट प्राइज़ मिला था। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अनवर सादात जो हैं ये पहले मुस्लिम हैं जिनको 1978 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। दरअसल बात करें तो इनका जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, उसको कब्जे में ले लिया था इसराइल ने। तो इन्होंने उसको छुड़वाने के लिए यूएसए के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत ये इनको इसके बाद नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। इन्होंने अपना सिनाई पेनिनसुला वापस लिया था और इन्होंने उनके साथ बाद में अगले साल इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था 1979 में। कैंप डेविड एकॉर्ड कहा जाता है इसको, मैरीलैंड के अंदर हुआ था कैंप डेविड एकॉर्ड। अगर यहाँ पे हम देख लें कि कैंप डेविड एकॉर्ड 1978 के अंदर हुआ था और 1978 के अंदर ही अनवर सादात को मिला था नोबेल पीस प्राइज। ये हुआ था बिटवीन अनवर सादात एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर मीनाचेम इनके दरमियान हुआ था। उसके बाद ये इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। यासिर अरफात की बात करें तो यासिर अरफात को 1994 में दिया गया था नोबेल पीस प्राइज, और 2003 के अंदर शीरीन इबादी को दिया गया था। ये पहली मुस्लिम है जिनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। ईरान से इनका ताल्लुक है। उसके बाद मोहम्मद यूनस जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, इनको 2006 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। और यमन की वाहिद जो खातून है जिनको 2011 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था, तवक्कल करमान। और मलाला यूसुफजई को 17 साल की एज के अंदर 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, अलोंग विद इंडियन कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये एक शेयर्ड नोबेल प्राइज था। और 2023 के अंदर नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। और आपको पता है मोहम्मद अब्दुल सलाम को 1979 के अंदर नोबेल फिजिक्स प्राइज दिया गया था, इनको भी जॉइंट दिया गया था। इनको शेल्डन ग्लासगो और स्टीवन वेनबर्ग के साथ नोबेल प्राइज दिया फिजिक्स प्राइज दिया गया था। ठीक है। अब्दुल सलाम की अगर बात करें, अब 1926 में पैदा हुए जंग में, और 21 नवंबर 1996 को इनकी डेथ हुई थी। आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद द यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन, ये है 19 यूएनएफपीए 1961 में ये बनी थी। 1969, हाँ 1969 में यूएनएफपीए जो है ये पॉपुलेशन को डील करती है, 1969 को बनी थी। लेकिन आपने इसकी डेट के अलावा बस आपने ये याद रखना है कि यूएन की कौन सी बॉडी है जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम को डील करती है, वो यूएनएफपीए है। और अगला सवाल है, 16 नवंबर को क्या हुआ था? 16 नवंबर को टॉलरेंस डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। 16 नवंबर को टॉलरेंस डे मनाया जाता है और 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अगला सवाल है, टॉम्ब ऑफ हजरत मधु लाल हुसैन, ये लाहौर के अंदर है। और उसके बाद हु प्रिजाइडेड द मुस्लिम लीग सेशन इन 1940, तो ये कायदे आजम ने इसकी सदारत की थी। महाराजा रंजीत सिंह हैड लॉस्ट विजन इन हिज लेफ्ट आई एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वजह से इन्होंने अपनी आंख को जाया कर दिया था। अच्छा, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में फिलहाल खत्म हो चुकी है। ये भी सवाल आपको पेपर में मिलेगा। अगला सवाल है, 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोवाट? तो ये 1000 किलोवाट के बराबर होता है। अगला सवाल है, तंबाकू was introduced for cultivation during the reign of जहांगीर के दौर में ये हुआ था। आगे है, आर्टिकल बैंड बाय गवर्नमेंट। जब आर्टिकल को बैंड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको कहते हैं कॉन्ट्राबैंड। ठीक है। अच्छा, आगे है, हाउ मेनी सीट्स मुस्लिम लीग वॉन इन 1945 इलेक्शन? ये जो 1945 में इलेक्शन हुए थे, मुसलमानों को कितनी सीट्स मिली थी? 30 सीट्स जीती थी मुसलमानों ने। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग को।
और अगला सवाल है उर्दू उर्दू डिफेंस एसोसिएशन ये कहाँ पे बनी थी? उर्दू डिफेंस एसोसिएशन ये लखनऊ के अंदर बनी थी, और ये बनाई थी मोहसिनुल मुल्क ने 1900 के अंदर। ये तीन चीजें आपने लाजमी याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की स्टडी को एटिमोलॉजी कहते हैं, और स्पेलिंग और लेटर्स यानी कि स्पेलिंग और लेटर्स की स्टडी को कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम जो है, इनका निक नेम क्या है? फैल्कन कहते हैं इनको। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को फैल्कन कहा जाता है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 1971 में बना है, इसको बनाया है क्लॉज सचवेब ने। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी, स्विस के अंदर। स्विट्जरलैंड का एक शहर है कोलोगनी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसका हमेशा जो है समिट वो होता है डेवोस के अंदर। इस दफा 2024 के अंदर इसका 54 समिट हुआ है, और डेवोस के अंदर हुआ है। लेकिन ये स्टार्ट हुआ है 19 जनवरी 2024, 19 जनवरी को डेवोस के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने बॉलीवुड फिल्म के अंदर काम किया है। कौन सी फिल्म है? खूबसूरत फिल्म है उसका नाम। आइस मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आइस मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद विच पाकिस्तानी बैडमिंटन, अच्छा बैन आएगा यहाँ पे। अब पाकिस्तान ने बैडमिंटन को कब ज्वाइन किया था? कब बनी थी पाकिस्तान के अंदर बैडमिंटन? 1953 के अंदर बैडमिंटन बनी थी। बैडमिंटन का दूसरा नाम है थॉमस थॉमस कप। थॉमस कप कहते हैं बैडमिंटन के कप को। अगला सवाल है इन विच विंडो वर्जन द ऑप्शन माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये विंडो 95 थी जिसके अंदर माई कंप्यूटर जो वर्जन है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगला सवाल है हु प्रेजेंटेड द थ्योरी सर्वाइवल और ऑफ फिटेस्ट। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये पेश की थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये थ्योरी पेश की थी। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह के सवाल भी आने चाहिए। वेन वाज द प्लान ऑफ 5 years, कब पेश किया गया था? 1955 में। 5 साल का जो प्लान था ये प्रेजेंट किया गया था। अगला सवाल है कोरियोग्राफी रेफर्स टू आर्ट ऑफ डांसिंग। आर्ट ऑफ डांसिंग कहते हैं कोरियोग्राफी रेफर्स टू आर्ट ऑफ डांसिंग। अगला सवाल है पाकिस्तानी फंड कब बना था? पाकिस्तानी फंड जो है ये 1947 के अंदर बन गया था। अगला सवाल है इन विच ईयर सिक्योरिटी काउंसिल इंक्रीज 10 to 15। सिक्योरिटी काउंसिल ने कब 10 से 15 मेंबर किए थे? 1965 पे। देखें 15 के लास्ट पे 5 आ रहा है, तो 1965 के लास्ट में भी 5 आएगा। तो 1965 में इन्होंने अपने मेंबर बढ़ा दिए थे। अगला सवाल है विच वैली इज एट द एंड ऑफ कुरम पास। तो कोहाट वैली है बिल्कुल एंड पे कुरम पास के। उसके बाद एथलीट, स्प्रिंटर, भागने वाला, फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया, ये किसको कहा जाता है? ये सूबेदार अब्दुल खालिक को कहा जाता है, जिनकी वफात 1988 के अंदर हुई है। सूबेदार अब्दुल खालिक की वफात 1988 के अंदर हुई है। इंडिया ने कब पाकिस्तान का पानी बंद किया था? 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान का पानी इंडिया ने बंद कर दिया था। अगला सवाल है हमारे पास द फर्स्ट जनरल पोल हेल्ड इन कश्मीर इन 1951। और उसके बाद व्हेन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन कश्मीर, ये कब बनी थी? अप्रैल 1993 के अंदर बनी थी। और इसको बनाया किसने था? इसको चेक करते हैं हम यहाँ पे। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये बनाया था सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी का नाम आता है, और ये श्रीनगर के अंदर बनी थी। यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है, वहाँ पे अप्रैल लिखा हुआ है, बस आपने 1993 याद रखना है। पेपर के अंदर भी यहाँ पे अप्रैल ही लिखा हुआ था, लेकिन आपने बस ये 1993 याद रखना है। ये श्रीनगर के अंदर बनी है, श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये आपने याद रखना है। और इसको अली शाह गिलानी ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अली मस्जिद फोर्ट ये किसके किनारे पर है? ये जमरूद जो के पिशावर के अंदर है, उसके किनारे पर है। उसके बाद नीमोग्राम ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है पंजाब के अंदर, ठीक है। तालिबान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1994। तालिबान मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1994 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कंदहार से स्टार्ट हुई थी।
अगला सवाल, नेल्सन नेल्सन मंडेला की किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पब्लिश हुई थी 1994 में। अच्छा, नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए और 18 जुलाई को यूएनओ की तरफ से इनका डे मनाया जाता है। 5 दिसंबर 2013 को इनकी वफात हुई। इनकी कुछ किताबें हैं, एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फेमस है, एक कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये 1994 में पब्लिश हुई। ये जो नेल्सन मंडेला है, इन्होंने 27 साल जेल में गुजारे। 1990 में इनको जेल से रिहाई मिली और 2 साल के बाद 1992 में पाकिस्तान की तरफ से इनको निशाने पाकिस्तान के प्राइज से नवाजा गया और 1993 आगे जाके ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मैराडोना ऑफ हॉकी किसको कहते हैं? शहबाज सीनियर को कहा जाता है। और उसके बाद ब्लैक पैंथर इज अ टेररिस्ट मूवमेंट ऑफ अमेरिकन नेग्रोज। फर्स्ट सेंट्रल ऑफिस ऑफ मुस्लिम लीग, ये कहाँ पे बना था? ये अलीगढ़ के अंदर बना था। उसके बाद बाय हुज एफर्ट मुस्लिम लीडर्स गॉट एन अपॉइंटमेंट विद वायसराय मिंटो, ये है मिस्टर आर्चबोल्ड, मिस्टर आर्चबोल्ड। उसके बाद फेथ ऑफ रेनकरनेशन, ये कहाँ पे बनी थी? ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है। उसके बाद करेंसी नोट्स आर इशूड बाय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये 1 जुलाई 1948 में बनाया गया था। पाकिस्तान ने इसका इफ्तिताह किया था। इसके पहले जो गवर्नर हैं वो जाहिद हुसैन है, जिनको हाई कमिश्नर थे पहले पाकिस्तान के इंडिया में। इनको वहां से बुलाया, ये वहां से आए और ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे। और पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके दूसरे जो गवर्नर हैं वो अब्दुल कादिर हैं और पहली फीमेल जो है वो शमशाद अख्तर हैं। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस वक्त जमील अहमद जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के करंट गवर्नर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, होमो इरेक्टस इज अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फाउंड इन जावा। हु टुक पार्ट टू ऑल ऑफ द आरटीसी, यानी कि जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब में हिस्सा लिया है। एक है बी आर अम्बेडकर और एक है तेज बहादुर सापरू। एक है बी आर अम्बेडकर, एक है तेज बहादुर सापरू। और उसके बाद गांधी रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, गांधी ने रिजाइन कब किया था? कांग्रेस से। तो याद रखिएगा 1934 के अंदर कायदे आजम ने ये जो मुस्लिम लीग है इसके सदर बने थे और गांधी ने इससे कांग्रेस से रिजाइन दिया था 30 अक्टूबर 1934 को। लॉर्ड माउंटबेटन रिटायर्ड हुए थे नेवी ऑफिसर से और इनकी डेथ हुई थी 1979 में। अब उसके बाद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कब अडॉप्ट किया गया था? ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था। आर्टिकल कितने हैं इसके? इसके 30 आर्टिकल है। हु वर मुस्लिम मेंबर्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928, कितने मेंबर थे? अली इमाम थे और शुएब कुरैशी थे। एशियाटिक जो सोसाइटी है ये कब बनी? ये 1784 में बनी है और इसको बनाया विलियम जोन्स ने इसको बनाया था। पर्सी पुलिस पैलेस जो है ये डिस्ट्रॉय किया गया था 331 बीसी के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरफ से, और इनके उस्ताद आपको पता है कि अरिस्टोटल थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट और राजा पोरस, ये दो बंदे हैं, इन दोनों के दरमियान दरिया जहलम के किनारे पर एक जंग लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ हाइडस्पस कहा जाता है। 326 बीसी के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पूछ लेते हैं, इसके घोड़े का पूछ लेते हैं कि इसके घोड़े का नाम क्या था। घोड़े का नाम इसके ब्यूसुफुलिस था। उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लाहौर के अंदर साइन हुआ था। ये हुआ था 21 फरवरी 1999 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है। जुबैदा तारिक की वफात कब हुई? 4 जनवरी 2018। 8 जनवरी 2018 को जुबैदा जो तारीख है इनकी डेथ हो गई थी, जिनको जुबैदा आपा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, मोहसिन हामिद इज फेमस इन विच फील्ड? तो ये इंग्लिश फिक्शन राइटर थे। ये भी अक्सर पेपर में सवाल मिलेगा आपको। फीफा फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ, ये कब बना था? फीफा फीफा जो है ये 21 मई 1904 को पेरिस के अंदर बना था और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर है। आपको पता है कि फीफा जो है पहला इसका वर्ल्ड कप 19 जुलाई 1930 के अंदर खेला गया था, जो यूरुग्वे ने जीता था। और सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो फीफा के वर्ल्ड कप हैं वो ब्राज़ील ने जीते हुए हैं 5 दफ़ा। और जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कतर के अंदर हुआ है, दोहा के अंदर हुआ है और इसको अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना के नाम में 3 आता है, इसने 3 दफ़ा फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं।
और फ्रांस ने 2 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 1998 में और एक 2018 के अंदर। और पुर्तगाल, जहां से रोनाल्डो बिलोंग करते हैं, उसने आज तक कोई फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता। और 2010 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप पहली दफा साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। एक लड़की है शकीरा, कोलंबिया से बिलोंग करती हैं, उन्होंने वक्का वक्का सॉन्ग गाया था। और 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें किसने जीता था? वो स्पेन ने जीता था। ये सवाल भी पेपर में आता है। अच्छा, 2022 के अंदर तो फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, कतर के अंदर हुआ था, दोहा के अंदर। जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? वो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर होगा। और 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल के अंदर होगा। और 2034 का जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरेबिया के अंदर होगा। तो ये डेट्स आ चुकी हैं, ये आपने जाके देख लेनी है इसकी। उसके बाद हाइट ऑफ दियामिर भाषा जो डैम है, ये जीबी और केपीके के दरमियान है, लेकिन ये जीबी में कंसीडर किया जाता है। ये इंडस रिवर के ऊपर है। ये 2028 के अंदर जाके कंप्लीट होगा। इसकी जो हाइट है वो 272 मीटर्स है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 4500 मेगावाट। और अगला सवाल है, लेंथ ऑफ फुटबॉल पेनल्टी एरिया, ये है 16.5 मीटर्स। कुछ उर्दू के सवाल हैं यहाँ पे। शिकस्त किसकी तहरीर है? तो ये कृष्ण चंद्र की तहरीर है, कृष्ण चंद्र की। फैज शब्द किस फैसल, यहाँ पे फैज की जगह फैसल आएगा। फैसल शब्द किस शायर की तहरीर है? तो ये मिर्जा अदीब की तहरीर है। मरसिया किस जुबान का लफ्ज है? मरसिया कहते हैं किसी के रोने धोने को ना। मरसिया अरबी जुबान का लफ्ज है। अगला सवाल है, बाप का गुनाह किसकी किताब है? हकीम शुजा अहमद, हकीम शुजा अहमद की किताब है। उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख किसने तहरीर की है? तो ये की है डॉक्टर जमील जालबी ने। आगे है, आतिश कदा किसका मजमुआ है? ये डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का मजमुआ है। उसके बाद अगला सवाल है, किस उर्दू नकाद ने गजल को नीमो वाशी सिनफ शायरी करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद ने। अगला सवाल है, अक्ल का अंधा घाट का पूरा से क्या मुराद है? इसका मतलब है बेवकूफ मालदार। तो आज तो ये था हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर, जो कि हमने काफी सारे सवाल और इनकी डिटेल की है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही।